हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। तो ये पार्ट 1 है क्लास 11th की बायोलॉजी का। और आपकी अगर बुक में आप देखने जाओगे तो इस चैप्टर का नाम केमिकल, एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस नाम से ही आपका चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा नाम टिपिकल लगता है। एंडोक्राइन सिस्टम इजी नेम है तो मैंने इसका नाम ये दे दिया, क्योंकि मोस्टली इसमें हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। 11th बायोलॉजी का चैप्टर है ये। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हो आपको सारे वीडियोस के एक्सेस मिले, इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है, नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है। फिर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए लेट्स बिगिन। पहले तो ये जान लो, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि जब बात हमने की है एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज मैं ये कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट ब्लड में, जैसे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये मान लो आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड जा रहा है इसमें ये। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन रिलीज करता है, डायरेक्ट करता है ब्लड में। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। कहाँ करेगा, डायरेक्ट ब्लड में। कोई इसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, डक्ट समझ रहे हो, कोई ट्यूब टाइप की नहीं होती कि जो हार्मोन है वो डायरेक्ट ट्यूब में से होकर जाएगा। डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन ब्लड में रिलीज करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें होती है ट्यूब एक, इस ट्यूब को हम बोलते हैं डक्ट। तो इस डक्ट के थ्रू जो इसका सीक्रेशन होगा वो जाएगा, ठीक है, और किसी एक सरफेस पे जाके रिलीज हो जाएगा। जैसे मान लो ये सरफेस आपकी स्किन है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सरफेस कुछ भी हो सकती है। तो नीचे मान लो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, यहाँ पे ट्यूब होगी जिससे स्वेट निकलेगा। स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ से ट्यूब होगी जिससे स्वेट निकलेगा, और ये स्वेट कहाँ जाएगा, स्किन पे जाके रिलीज हो जाएगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशंस होते हैं, पहला डिफरेंस ये है, ये जाते हैं डक्ट के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू जाते हैं सीक्रेशंस। दूसरा, ये एक सरफेस पर रिलीज होते हैं, ये एक सरफेस पर रिलीज होते हैं, ब्लड वगैरह में रिलीज नहीं हो रहे, ये सरफेस पर रिलीज होते हैं, जैसे स्किन एक सरफेस है। इसके कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट, एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस होते हैं। क्या होते हैं, डक्टलेस, कोई इसमें डक्ट नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड में। और डायरेक्टली ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। किस में रिलीज करते हैं, ब्लड में। ठीक है, तो जब भी हार्मोन की बात आएगी तो आ जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या आ जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन रिलीज करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में करते हैं, कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब जैसी नहीं होती। स्वेट ग्लैंड क्या होता है, हार्मोन रिलीज। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता। इसके जो सीक्रेशंस होते हैं एक ट्यूब के थ्रू होकर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डक्ट। ठीक है, इन ग्लैंड्स में डक्ट होता है, और एक सरफेस पे जाके यहाँ पे इसके सीक्रेशंस रिलीज होते हैं। जैसे कि मैंने बोला स्वेट ग्लैंड, एग्जांपल देख लो उसके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स भी ऐसे होते हैं, जैसे ब्रेस्ट टिश्यू होता है फीमेल में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू आप देखेंगे, जो ऐसे फीमेल में ट्यूब्स लगी होती हैं, उनके थ्रू यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है और फिर जाता है। तो ये जो ट्यूब्स हैं वो डक्ट बन जाती हैं। तो मेमरी ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, यहाँ पे स्वेट प्रोड्यूस हुआ, स्किन की बात हो रही है, फिर ऊपर जाके ये स्किन पे रिलीज हो गया जो सीक्रेशन है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड बन गया। ठीक है, डक्ट्स हैं इसमें। एंडोक्राइन में क्या है, डायरेक्टली हॉर्मोन्स कहाँ हैं, ब्लड में आ रहे हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, डायरेक्टली हॉर्मोन्स ब्लड में रिलीज हो रहे हैं। तो ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंडोक्राइन का काम भी करती हैं, वो एक्सोक्राइन का काम भी करती हैं। आगे जाके चैप्टर में हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए पेनक्रियास। तो पेनक्रियास एंडोक्राइन भी है और पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है, दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हीटरोक्राइन बोलते हैं, दोनों तरीके का काम करते हैं। एंडोक्राइन का काम भी कर रहे हैं, एक्सोक्राइन का काम भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल पेनक्रियास है, आगे चैप्टर में देखेंगे।
तो एंडोक्राइन सिस्टम का एक ओवरव्यू ले लो कि कौन कौन से इसमें ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है तो एक चीज़ तो ध्यान रखनी है हमें कि बात हम किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स की बात हो रही है, ठीक है। हॉर्मोन्स होते क्या हैं? हॉर्मोन्स एक तरीके के केमिकल्स हैं, ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये मैसेज लेके जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से दूसरी जगह एक मैसेज लेके जाते हैं, बताते हैं ये, ठीक है। ये बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। जैसे और जनरली कभी भी ये अपने जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे एक्ट नहीं करते, ये दूसरी जगह पे जाके एक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये हाइपोथैलेमस है, अब यहाँ पे मान लो कोई हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ एग्जांपल के लिए H1, अभी हम देखेंगे आगे जाके डिटेल में कि एग्जैक्टली कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ H1, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। H1 प्रोड्यूस हुआ, हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस करा, तो ये हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है H1, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये जाके कहीं और काम करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे काम करने करेगा, या कहीं यहाँ पे काम करेगा, या कहीं यहाँ पे काम करेगा। तो जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे एक्ट नहीं करता, कहीं और जाके करता है। तो ये हॉर्मोन्स एक तो लोकली जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे एक्ट नहीं करते। दूसरा क्या करते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये मैसेज लेके जाते हैं, ये बताएंगे। जैसे यहाँ पे ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ H1, तो ये यहाँ पे जाके बताएगा किडनी को कि तेरे को ये काम करना है। ये नीचे जाके इसको बताएगा थाइमस को तुझे ये काम करना है, ठीक है। ये नीचे जाके इधर बताएगा टेस्टिस को कि तुम्हें ये काम करना है। तो ये एक जैसे डाकिया होता है ना, डाक लेके आता है, मैसेज लेके आता है, बताता है, आप चिट्ठी पढ़ते हो, अरे इसमें ये लिखा है, मुझे ये करना है। तो डाकिया क्या है? डाकिया केमिकल मैसेंजर है आपके लिए, बॉडी के अगर मैं उसमें लेके चलूँ तो, ठीक है। एनालॉजी अगर उसको बॉडी से कनेक्ट करूँ उस कहानी को, तो ऐसे समझ लो। तो हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं, जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे एक्ट नहीं करते, कहीं और जाके एक्ट करते हैं, बताते हैं। जहाँ पे जाके एक्ट करते हैं वहाँ बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ मेजर आप ग्लैंड्स देख लो एंडोक्राइन सिस्टम में। हॉर्मोन्स है तो हॉर्मोन्स अपने आप तो प्रोड्यूस होते नहीं है, किससे प्रोड्यूस होते हैं हॉर्मोन्स? ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है। अब हम कुछ अपनी बॉडी के मेजर ग्लैंड्स देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये तीनों अगर हम बात करें तो ये तीनों ब्रेन में होते हैं, ठीक है। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में 3 ग्लैंड्स आते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। ये तीनों ग्लैंड जो हैं, ठीक है, ये तीनों ग्लैंड जो हैं ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। तो ब्रेन की बात आएगी तो ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ठीक है। तो ये देख ले आप सकते हो, ये तीनों ही हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ब्रेन के अंदर है। फिर आता है आपका थायराइड। थायराइड आपके गले में होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, आपके गले में सिचुएटेड होता है, ठीक है। इसमें दिखाया नहीं है। थायराइड की बैक साइड पे, अगर आप थायराइड की बैक साइड देखोगे तो यहाँ पे जो ग्लैंड होता है वो पैराथायराइड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है इसके। ये थायराइड ग्लैंड के ही बैक साइड में होता है। तो अगर आप पीछे से देखोगे ना गर्दन को, तो अगर उसको ट्रांसपेरेंट कर लोगे गर्दन को, तो आपको थायराइड की बैक साइड में पैराथायराइड ग्लैंड दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये थाइमस कहाँ है? थाइमस एक तरीके से समझ लो हार्ट के ऊपर होता है। फिर ये होता है पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास यहाँ पे सिचुएटेड है। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या है? देखो ये किडनी के ऊपर होते हैं, इनका नाम ही यही है। रीनल मतलब क्या होता है? रीनल का मतलब होता है किडनी, मेडिकल साइंस में रीनल का मतलब होता है किडनी। एड्रीनल मतलब किडनी के ऊपर, तो इसलिए इनका नाम एड्रीनल है, क्योंकि किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। फिर होते हैं टेस्टिस, ठीक है, मेल में टेस्टिस होता है, और अगर फीमेल होगी तो वो क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे यूट्रस के ऐसे साइड में इधर ओवरीज होती हैं। तो ये मेल बॉडी है तो इसलिए यहाँ टेस्टिस है। फीमेल बॉडी होगी तो टेस्टिस की जगह ओवरीज होगा। तो ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम के मेन ग्लैंड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में इन दोनों के बारे में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूं, पहले तो पोजीशन देख लो। ब्रेन में है ये आपके, देखो ये इधर की तरफ ये हाइपोथैलेमस है, ये नीचे इसके ऐसे 2 लटके होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा अगर मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, ये ऊपर आपका पूरा हाइपोथैलेमस है, और ये जो नीचे है ये ऐसे पूरा पिट्यूटरी है, ठीक है। ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को भी, अभी बस इतना समझ लो ऐसे होता है ये, ठीक है, ब्रेन में लोकेटेड है।
तो पहली चीज है ये ब्रेन में लोकेटेड है, यहीं पे ब्रेन में यहाँ पे पीनियल ग्लैंड भी लोकेटेड है। समझ गए? अब एक चीज ध्यान रखो, हमारी बॉडी में जो मास्टर स्विच है, जो मास्टर स्विच है वो क्या है? जो मास्टर स्विच बोर्ड है, जैसे आपके घर का एक मास्टर स्विच बोर्ड होता है ना, घर में लाइट आती है तो बाहर आप देखोगे आपके वरांडे में या घर के बाहर एक मास्टर स्विच बोर्ड होगा जिससे पूरे घर की लाइट कंट्रोल हो रही है। तो आपकी बॉडी में ऐसे ही मास्टर स्विच बोर्ड कौन सा है? जब बात हम हॉर्मोन्स की करते हैं तो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये मेन वो है जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस कंट्रोल किसको करता है? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी फिर आगे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। समझ रहे हो? जैसे ये जो हाइपोथैलेमस है, अगर मैं वैसे बताता हूं आपको, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? अगर हम देखें, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, ठीक है, और ये पिट्यूटरी कंट्रोल करता है फिर आगे बाकी सारे ग्लैंड्स को। तो इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये तो होता है मास्टर ग्लैंड, बट ये क्या है? ये आपका मास्टर स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझोगे ये पिताजी हैं और ये दादाजी हैं, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी आगे सबको कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, लेकिन जो पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करने वाला है? हाइपोथैलेमस, तो उसको बोलते हैं मास्टर स्विच बोर्ड, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन जो मास्टर स्विच बोर्ड है वो क्या है? हाइपोथैलेमस है। एक चीज और बात बता दूं, एंडोक्राइन सिस्टम जो आप पढ़ रहे हो, और एक और होता है हमारी बॉडी में जैसे ऐसी न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम मतलब जो आपका न्यूरॉन्स से, आपके नर्व से मिलके बना हुआ है, आपके ब्रेन से मिलके बना हुआ है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसे न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका न्यूरल सिस्टम है, जो आपका एक तरीके से आपका नर्वस सिस्टम है, ब्रेन वाला, नर्व्स वाला, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ना एक साथ मिलकर कंट्रोल करते हैं बॉडी को, ये एक साथ ही काम करते हैं, ठीक है, काम ये साथ साथ ही करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों के सिस्टम को ऐसा बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोला जाता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। समझ गए? अब देखो एक चीज और बताता हूं उसके अलावा, नॉर्मली आप देखेंगे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं या जो आपका न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत भी 10th में पढ़ा है, न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है क्या रिलीज कर रहे हैं? ये रिलीज कर रहे हैं हॉर्मोन्स। अब कुछ ऐसे सीक्रेशंस हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करते हैं और हॉर्मोन्स का काम भी करते हैं, जैसे कि एड्रेलिन। एड्रेलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एड्रेलिन एक हार्मोन भी है। समझ रहे हो? तो अब बात ये आ रही है कि जब ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर एड्रेलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है तो इसको हार्मोन निकलवाने, एज अ हार्मोन निकलवाने की जरूरत क्या है? मतलब देखो, बहुत हद तक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इसका आंसर यहाँ बता देता हूँ आपको, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं बहुत जल्दी काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं और बहुत जल्दी इनका काम खत्म भी हो जाता है, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी आएंगे जल्दी काम खत्म। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? स्लोली फंक्शन करते हैं, एक्शन में धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं। समझ रहे हो? तो जैसे एक तरीके से समझ लो न्यूरोट्रांसमीटर खरगोश है। रेस आपने पढ़ी है, कहानी पढ़ी है ना खरगोश की और कछुए की, तो वो वाली कहानी है। तो खरगोश क्या होता है? बहुत तेज भागता है और जल्दी थक जाता है और बैठ जाता है। कछुआ क्या है? धीमे धीमे चलेगा, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा है, लंबे टाइम तक जाएगा। तो ऐसे ही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी में फटाफट रिलीज होते हैं, जल्दी, मतलब बहुत तेज, आपको पता नहीं चलेगा, मिली सेकंड्स में बहुत तेज रिलीज होंगे और जल्दी इनका एक्शन खत्म भी हो जाएगा। हॉर्मोन्स क्या है? कंपैरेटिवली न्यूरोट्रांसमीटर के स्लो रिलीज होते हैं, स्लोली, धीमे धीमे बॉडी पे इनका असर दिखना शुरू होता है और ये बहुत लंबे टाइम तक इनका असर रहता है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर आपकी बॉडी में एकदम से, ऐसे मान लो आप जा रहे हो और एकदम से आप सामने ट्रेन आ गई एकदम से, या एकदम से बहुत बगल से आपके कोई शेर निकल गया,
अब शेड निकल गया तो क्या होगा, तो पहले मान लो न्यूरोट्रांसमीटर निकला कोई एड्रेनलिन, तो क्या होगा, एकदम से आप कांपना शुरू हो जाओगे, एकदम से घबराना शुरू हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद आपको मालूम पड़ा कि शेयर चला गया, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठे हो आप, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन था उसका तो असर उसी टाइम तक खत्म हो गया, लेकिन जो हार्मोन निकला आपकी बॉडी में एड्रेनलिन, उसका असर 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भी रह सकता है। तो जो हार्मोन्स के असर होते हैं वो धीमे धीमे आते हैं और लंबे टाइम तक रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर फटाफट निकलता है, फटाफट इसका असर खत्म भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स का, कि दोनों ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स, जो जैसे मैंने आपको बताया न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ मिलकर काम करता है बॉडी को कंट्रोल करने में, इसलिए इन दोनों को मिलाकर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से रिलीज करता है। जैसे मैंने बोला मेन स्विच आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है इसको हम देख लेंगे। ये आपका हाइपोथैलेमस सिचुएटेड है यहाँ पे। अब ये रिलीज कौन कौन से करता है, देखो हाइपोथैलेमस की जब भी बात आएगी तो ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है। या तो रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे, इसके नाम में रिलीजिंग हार्मोन लग रहा होगा, या इसके नाम में लगेगा इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो या तो ये रिलीज करवाएगा, किससे करवाएगा रिलीज, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही तो करवाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है। तो या तो ये कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करवाता है, या ये कोई ना कोई हार्मोन को रुकवा देता है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे है, जब ये पिट्यूटरी पे करेगा, रिलीजिंग हार्मोन निकलेंगे, तो ये आगे कहेगा इसको कि और हार्मोन बनाओ, बनाओ भाई, आगे तुम हार्मोन बनाओ, ठीक है। और जब लगेगा कि यार हार्मोन बहुत ज्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, अब हमें कंट्रोल करना है, तो क्या निकालेगा उस हार्मोन को रोकने के लिए, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, ठीक है, किसी चीज को रोकना, रोक लगाना किसी चीज पे, ठीक है, किसी चीज को रोकना। तो जब लग रहा है ज्यादा हो रहा है हार्मोन तो उसको रुकवा देगा, ठीक है। तो जो जितने भी हार्मोन्स में आपको ये वर्ड दिखाई दे, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सब हाइपोथैलेमस से ही आते हैं, ठीक है। कंट्रोल किसको करता है, ये पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के मेनली एंटीरियर वाले पार्ट को ज्यादा ये करता है, जहां पर रिलीजिंग हार्मोन और जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं इनका असर आपको इंटीरियर पिट्यूटरी पे ज्यादा दिखाई देगा। पिट्यूटरी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, भी हम अब वो आगे देखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए कि अभी कुछ समझ में नहीं आया तो बस ये ध्यान रखो, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन अगर शब्द आ रहा है तो मतलब वो हाइपोथैलेमस से ही निकला है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस, ग्रोथ रिलीज हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसको GHRH भी बोला जाता है। तो अब रिलीजिंग वर्ड आ गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो इसका मतलब रिलीजिंग वर्ड है, तो मतलब मैंने क्या बताया था, अगर रिलीजिंग वर्ड आ रहा है तो कहां से आ रहा होगा, हाइपोथैलेमस से आता है। किस पे अटैक करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब ये अटैक करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भैया तुम ग्रोथ हार्मोन बनाओ, ठीक है। फिर जब ये वाला हार्मोन इस पे काम करेगा, GnHRH हाइपोथैलेमस से निकल के पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकाल देगा। अब फ्री ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ये आगे जाके बॉडी पे जो उसका काम होता है वो करता है, बॉडी को बढ़ाने का काम करता है, फिजिकल ग्रोथ के लिए काम करता है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी में फिर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा। और मान लो अब लग रहा है कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़ गया, अब ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए ना। देखो हार्मोन्स का क्या होता है, हार्मोन्स बॉडी में एक बैलेंस में रहते हैं, कम भी नहीं होने चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो भी परेशानी है, कम हो जाए तो भी परेशानी है। तो इसने पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन बनाया। अब मान लो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, फिर वापस क्या निकलेगा, यहां से एक निकलेगा सोमैटोस्टैटिन। क्या निकलेगा, सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन, वैसे जो स्टैटिन वर्ड होता है ना, स्टैटिन वर्ड का मतलब भी होता है किसी चीज को कंट्रोल करता है, रोक, मतलब एक तरीके से कम करने के लिए काम आता है। जनरली क्या होता है, स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में काम आती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर आपको स्टैटिन दवाई देगा, तो आप उससे याद रखो, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाई काम आती है स्टैटिन। तो यहाँ पे तो कम करने के लिए काम आती है ना, तो सोमैटोस्टैटिन कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो अब ये स्टैटिन भी कुछ ना कुछ कम करेगा, तो ये क्या एक तरीके का इनहिबिटिंग हार्मोन है। मैंने बोला था ना हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, या तो रिलीजिंग निकालता है या इनहिबिटिंग निकालता है। तो अब जैसे ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ तो ये वाला हार्मोन रिलीज होगा, सोमैटोस्टैटिन। तो ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भैया तुम ग्रोथ हार्मोन मत बनाओ, उसको रोक दो, ज्यादा बन रहा है। तो हमने क्या देखा, हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा है, या तो रिलीज कर रहा है, ये वाला रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, जिसका मतलब होता है कि पिट्यूटरी को बोल रहा है कि तुम ये हार्मोन बनाओ,
या फिर जब लगता है कि हार्मोन ज़्यादा हो गया तो फिर उसको काउंटरैक्ट करने के लिए दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा इनहिबिटिंग टाइप का, ठीक है, जिससे फिर वो पिट्यूटरी को बोलेगा कि ज़्यादा हो रहा है, अब तुम अब मत बनाओ, रुक जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो, हाई ग्रोथ हार्मोन लेवल सिग्नल हाइपोथैलेमस टू रिलीज सोमैटोस्टैटिन। तो ये इस तरह से चलता है पूरा। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, ये दादाजी और पिताजी वाला रोल है इनका, ऐसे याद रखना, दादाजी पिताजी वाला रोल। अब हाइपोथैलेमस के और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, देख सकते हो आप कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। एक तो ये रहा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। ये क्या करेगा, ये वाला जाके फिर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भैया तुम TSH बनाओ। TSH क्या होता है, थायराइड हार्मोन बनाता है आगे जाके। ठीक है, ऐसे ही तो वो सब में रिलीज आ रहा है, सब में रिलीजिंग वर्ड यूज हो रहा है। देखो, सब में रिलीजिंग वर्ड यूज हो रहा है, अगर आप देखेंगे सब में रिलीजिंग वर्ड हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये आगे जाके इसको बोलता है पिट्यूटरी को कि तुम बनाओ। और अच्छा एक चीज बताऊं पिट्यूटरी के बारे में, जब भी ये वर्ड आएगा स्टिमुलेटिंग या स्टिमुलेट्स, ठीक है, स्टिमुलेटिंग अगर आ गया ना हार्मोन में तो समझ लो पिट्यूटरी से आ रहा है वो। जैसे हाइपोथैलेमस में क्या है, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग वर्ड आ रहा है तो मतलब हाइपोथैलेमस से निकला है। अगर किसी हार्मोन में स्टिमुलेटिंग वर्ड आ रहा है, जैसे कि TSH है, TSH क्या मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये कौन बनाता है, पिट्यूटरी बनाता है। तो अगर जिस भी हार्मोन के अंदर TSH आ गया, सॉरी स्टिमुलेटिंग वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया है। ऐसे आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप एक थोड़ी पहचान के लिए मैंने आपको बताया। तो स्टिमुलेटिंग वर्ड अगर आ रहा है तो समझ लेना पिट्यूटरी से, रिकॉग्नाइज कर लेना। तो देखो जितने भी रिलीजिंग आ रहे हैं, मैंने बोला था रिलीजिंग कहाँ से निकलेगा, रिलीजिंग मतलब हाइपोथैलेमस बना रहा है। तो एक्ट किस पे करता है, पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पे। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, हम देखेंगे अभी, बस यहाँ पे समझने के लिए समझ लो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। तो ये वाले हर एक रिलीजिंग हार्मोन कुछ ना कुछ पिट्यूटरी को सिग्नल दे रहा है कि तू ये बना, 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 या फिर तू रोक। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनहिबिट करा दिया, यहाँ इनहिबिट करा दिया। ठीक है, तो कहीं पे इनहिबिट करा रहा है, कहीं पे रुकवा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से ही चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसके उसमें, अगर इनहिबिटिंग रिलीजिंग ये सब वर्ड आ रहे हैं तो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पिट्यूटरी के बारे में, क्योंकि पिट्यूटरी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से ऐसे कनेक्टेड है पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी के होते हैं दो पार्ट, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब होता है आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाला। तो ये आगे वाला है एंटीरियर है, ये पीछे वाला है पोस्टीरियर। तो आपको ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सिर है जैसे आदमी का, तो ये ऐसे लगे हुए हैं। तो अगर आप, ये आदमी ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, ये इधर की तरफ देख रहा है, तो अगर आप इस आदमी को देखोगे तो आदमी का तो इंटीरियर यही हुआ ना, इस आदमी का तो इंटीरियर यही हुआ ना, ये पीछे वाला हुआ ना पोस्टीरियर, तो इसीलिए ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। अब इसमें मेनली देखोगे आप, अगर आप अपनी बुक को भी देखोगे तो तीन पार्ट होते हैं, पार्स इंटरमीडिया, पास डिस्टेलिस, पास नर्वोसा। ये तीन आपके बुक में है, सिलेबस में भी यही तीन मेन है। ठीक है, बाकी तो सिर्फ ये आप समझ लो कि ये पास ट्यूबुलस, ये दो ट्यूब से निकल रही हैं, ऐसे याद रख लो। इंटर फंडिबुलर स्टॉक, ये एक तरीके का ये डंडी सी है जिससे जुड़ा हुआ है, जिससे ये जुड़ा हुआ है, तो डंडी सी है। तो ये आपके उसमें सिलेबस में इतना है नहीं, मेंशन नहीं किया बुक में। बुक में आपके ये तीन मेंशन है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस, पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पार्स डिस्टेलिस, जैसे मैं बताऊं आपको पहले ना, ये ऐसे है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये ऐसे है, ऐसे। एक्चुअल में क्या होता है, जब बच्चा होता है ना तो बच्चे के होते हैं तीन लोब्स, तीन ऐसे होते हैं लोब्स। लेकिन तो ये होता है आपका, अगर मैं बोलूँ, ये होता है डिस्टेलिस, ये होता है इंटरमीडिया और ये होता है नर्वोसा। ठीक है, मैंने DIN लिख दिया है। लेकिन जब बच्चे से, आप जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो इस तरह से तीन लोब होते हैं। लेकिन धीमे धीमे जब वो बच्चा बाहर आ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, तो ये इंटरमीडिएट इसी के अंदर आ जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको दिखाई देगा ये डिस्टेलिस इंटरमीडिया भी इसी के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये इसी के अंदर आ जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी है ना, तो जो इंटरमीडिएट वाला है ये इंटरमीडिएट, ये वाला, तो ये अब इसके साथ जुड़ जाता है, इसी के साथ जो एंटीरियर डिस्टेलिस के साथ ही जुड़ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। तो ये डिस्टेलिस और इंटरमीडिएट ये बनाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो आप देखोगे एंटीरियर पिट्यूटरी में इंटरमीडिया और डिस्टेलिस दोनों आ रहे हैं, ये डिस्टेलिस है, ये इंटरमीडिया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या आ रहा है,
पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये जो पीछे वाला है इसमें क्या है, पार्स नर्वोसा, ये आ रहा है, जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है। समझ में आ गया। एंटीरियर पिट्यूटरी का को बहुत जगह किताबों में हर जगह ये भी लिखा जाता है, इसको ये भी बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है आपका है, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना, इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे, एक तरीके से आप समझ लो जो हाइपोथैलेमस है ना, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता है, वो इससे ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, इससे प्यार ज्यादा करता है, इससे कम प्यार करता है, इससे जो प्यार है वो कम है इसका, तो इससे काम ज्यादा करवाता है, इससे काम बहुत कम करवाता है। अभी हम देखेंगे कैसे काम करवाता है इससे, और इससे कैसे काम कम करवा रहा है। देखो आपको बता देता हूँ, जैसे आप इसको समझ लो ये देखो, ये आपका जो है, इसमें उन्होंने डायग्राम उल्टा बना दिया है, आप ऐसे समझो, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे मैंने बोला था ये कम प्यार करेगा, और इससे करता है ज्यादा प्यार। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझो। तो इससे ये हाइपोथैलेमस डायरेक्टली यहाँ पे एक ऐसे न्यूरॉन जाएगा। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन है इससे प्यार ज्यादा कर रहा है, तो उससे काम नहीं करवाता वो, इससे बहुत कम काम करवाता है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे जो हार्मोन, यहाँ पे न्यूरॉन्स होंगे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे न्यूरॉन कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा वो, डायरेक्टली हाइपोथैलेमस यहाँ पे हार्मोन बनाएगा, और डायरेक्टली हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर देगा। तो ये जो है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ काम नहीं कर रहा, प्यार ज्यादा करता है इससे, तो ये थोड़ा सा कामचोर हो जाता है, ये काम नहीं करता। तो ये सिर्फ हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाया, ऐसे हार्मोन रिलीज कर दिया, और यहाँ पे ये सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन इसने बना दिया हाइपोथैलेमस ने, बस उसको बाहर फेंक देता है, इजेक्ट कर देता है, बस ये काम है इसका। लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है, इस केस में तो यहाँ पे प्रॉपर ऐसे दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, इसको सिग्नल देगा, फिर ये अपना खुद का हार्मोन बनाएगा, तब आगे निकालेगा। तो इसको इससे मेहनत ज्यादा करवाता है वो। ठीक है, तो एक ऐसे समझो, इससे मेहनत कम करवा, इससे कम प्यार करता है तो उससे मेहनत ज्यादा करवाता है, इससे ज्यादा प्यार करता है इससे मेहनत कम करवाता है। खुद डायरेक्टली बस हार्मोन यहाँ पे आता है, यहाँ पे बना के खुद ही ले आता है, सारा हार्मोन बना के लाता है, बस ये खाली एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रहा है, बस बना इसने दिया, सिर्फ इसको बाहर फेंक दिया। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, यहाँ दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ये आएगा, न्यूरॉन सिग्नल देगा, फिर ये पूरा बनाएगा, उसके बाद बाहर आएगा। तो इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इससे कम प्यार कर रहा है। तो ऐसा समझ सकते हो। नहीं समझ में आए तो बस सिर्फ ये ध्यान रख लेना, उतना भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ये कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, अब आता है ये, अब हम देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया, सामने से दिखा रहे हैं ये, तो इसीलिए आपको एंटीरियर, ये जो फोटो है सामने से ली गई है, समझ रहे हो, ये कान है ना आपका, ये कान है, तो ये सामने की फोटो है, तो इसलिए इसमें इंटीरियर सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। आप इसमें ऐसा कंफ्यूज मत करो कि इसमें पोजीशन एंटीरियर ऐसे है वैसे है, आप बस ये ध्यान रखो, एंटीरियर चीज का मतलब होता है जो चीज सामने होती है, जो चीज पीछे की तरफ होती है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो इसमें पोजीशन को लेकर इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको ये कान है तो सामने से दिखाई दे रहा है तो एंटीरियर है, ये पीछे है तो पोस्टीरियर है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से मैंने बोला था ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या है, ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो अब यहाँ आपको थोड़ा नजर आएगा, यहाँ हाइपोथैलेमस है, डायरेक्टली सारा हार्मोन इसने खुद ही बना दिया हाइपोथैलेमस ने, बस यहाँ पे लाया और यहाँ से रिलीज हो गया। लेकिन एंटीरियर से ज्यादा काम करवाता है, मैंने बोला था ना एंटीरियर ज्यादा काम करवाएगा। तो यहाँ पे, यहाँ तक नहीं आ रहा, सिर्फ यहीं तक आके रुक गया। फिर यहाँ पे इसने अपना एक पोर्टल सिस्टम बनाया, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम बना है। ठीक है, ये कैपिलरीज और ये सब से मिलके बना, फिर आगे फिर आ रहा है, फिर इसको फर्दर वो करवाना पड़ रहा है, काम करके ये फर्दर रिलीज कर रहा है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, इससे काम कम करवाता है, डायरेक्टली बस लाया, यहाँ पे हार्मोन्स इसने खुद इजेक्ट कर दिए, निकाले, और ये वाले हार्मोन जो उसने निकाले हैं ये बस बाहर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है जो बने बनाए हार्मोन से इसको बाहर निकालने का। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसको बेचारे को पूरी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब देख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है।
ये हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच। टीएसएच क्या करता है? टीएसएच जो आपका थायराइड हार्मोन है ना, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स बनवाता है। ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड है ये आपका आगे हार्मोन्स बनाता है। तो ये काम थायराइड ग्लैंड को सिग्नल कौन देता है कि तुझे हार्मोन बनाने हैं? ये देता है टीएसएच। टीएसएच कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ऐसे ही अच्छा, थायराइड हार्मोन करता क्या, थोड़ा थोड़ा बताया तो आपको। थायराइड हार्मोन का मेन काम होता है आपके बॉडी में आपके मेटाबॉलिक, जो आपका मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। फिर ये किसको बनाता है? ये फिर ये बनाता है यहाँ पे ये हार्मोन ये बनाता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो समझ में आ रहा है? एड्रीनो मतलब क्या हो गया? एड्रीनल ग्लैंड से लिंक है, ठीक है ना। कॉर्टिकोट्रोपिक का मतलब क्या है? कॉर्टिको मतलब देखो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना, थोड़ा अभी आगे देखेंगे। जैसे एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड की 2 लेयर होती हैं। एक होती है बाहर वाली, तो बाहर वाली को तो बोलते हैं, ये सब क्लास 10th में था आईसीएससी में। अब मुझे पता नहीं कितने बच्चे आईसीएससी के देख रहे हैं, आईसीएससी वाले देख रहे हैं तो उन्हें जरूर समझ में आ जाएगा। बाहर वाली लेयर होती है एड्रीनल ग्लैंड की क्रॉस कॉर्टेक्स, अंदर वाली होती है मेड्यूला। तो इसका नाम क्या है? एड्रीनो कॉर्टिको। तो एड्रीनो कॉर्टिको मतलब सीधे समझ में आ रहा है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनो से कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स पे, तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, इसलिए इसका नाम एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, तो ये यहाँ से रिलीज हो रहा है, देखो आप देखो इसमें दिखाई दे रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। फिर इसने एक हार्मोन रिलीज करा प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये मेनली एक्ट करता है जाके मेमोरी ग्लैंड्स पे, फीमेल के ब्रेस्ट टिश्यू पे जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको उसको जाके स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, फिर एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमें पता है आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे होते हो आप, बच्चे से एडल्ट बने हो, कैसे बने हो? ग्रोथ हार्मोन की वजह से बने हो। आपकी बोन्स की लेंथ, आपकी मसल्स की लेंथ, आपकी पूरी जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें ग्रोथ हार्मोन का रोल है। ठीक है, अगर आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम है तो आप बहुत छोटे रह जाओगे। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से एक प्रॉब्लम होती है, इसे बोलते हैं डॉर्फिज्म। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म हो जाता है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक आइडिया दिया आपको। फिर एक यहाँ से निकलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक का मतलब ही सीधे सीधी बात है, गोनेड्स पे ये जाके एक्ट करेगा। नाम से समझ में आ रहा है ना, गोनेडोट्रोपिक। ठीक है, तो ये जितने भी इनमें ट्रोपिक ट्रोपिक लग रहा है, समझ लो यहीं से निकल रहे हैं, पिट्यूटरी से। स्टिमुलेटिंग, ट्रोपिक, ये सब पिट्यूटरी के ही काम है। ठीक है, पिट्यूटरी से निकलता है और मेन काम सारा एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो एंटीरियर आगे है। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो चीज आगे की तरफ होती है उसको एंटीरियर बोलते हैं। तो आगे है तो ये काम भी ज्यादा करेगा, आगे रहेगा ना, काम करने में भी आगे रहेगा, ऐसे समझ लो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, काम करने में भी आगे रहेगा, तो ज्यादा हॉर्मोन्स एंटीरियर बनाता है, क्योंकि एंटीरियर मतलब कोई चीज आगे है, तो आगे है तो काम करने में भी आगे है। तो आप देखोगे एंटीरियर पिट्यूटरी इतने सारे हार्मोन बना रहा है, पोस्टीरियर कंपैरेटिवली बहुत कम बना रहा है। ठीक है, अच्छा फिर इस पे आते हैं। गोनेडोट्रोपिक का मतलब क्या है? गोनेड्स का मतलब होता है टेस्टिस या ओवरी। गोनेड्स का मतलब ये होता है मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरी। तो आप देखोगे ये कहाँ एक्ट करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है, या तो ये टेस्टिस पे एक्ट कर रहे हैं या ये ओवरीज पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो आप पिक्चर में। अब आ जाओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने बताया वैसे ही आलसी है, कम काम करता है। ठीक है, पीछे की तरफ है तो काम में भी पीछे ही रहता है, ऐसा समझ लो। पोस्टीरियर का मतलब होता है जो चीज पीछे की तरफ है तो काम में भी पीछे ही है, तो इतने हार्मोन्स नहीं बना पा रहा, कम हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। पहला इसने क्या करा? एंटीडायरेटिक। एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या होता है देखो, तो समझा देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में। एंटी डायरेटिक है, डायरेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, ठीक है, या अल्कोहल, ठीक है, ये तीनों चीजें डायरेटिक है। ये तीनों चीजें क्या है? डायरेटिक है। डायरेटिक का मतलब क्या होता है? डायरेटिक का मतलब होता है जो चीज आपकी बॉडी में यूरिन बढ़ा दे, आपका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा दे। मतलब जैसे आप देखोगे आप ज्यादा चाय कॉफी पियोगे आपको यूरिन ज्यादा आएगा, या अगर आप ज्यादा अल्कोहल पीते हो आपको यूरिन ज्यादा आएगा। आपने देखा होगा मोस्टली लोग जो बियर पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, बार बार यूरिन चले जाते हैं। तो जो भी चीजें आपका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा दें, आपको लगे मुझे बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिन आ रहा है, मुझे टॉयलेट आ रहा है, ठीक है, तो इन चीजों को बोलते हैं डायरेटिक। अब एंटी डायरेटिक क्या होगा? जो चीज आपका यूरिन कम कर दें, जो चीज आपका यूरिन कम कर दें उन्हें बोलते हैं एंटी डायरेटिक। ठीक है, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ठीक है, एडीएच क्या है? एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन है। इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये किडनीज पे जाके एक्ट करता है, और ये क्या करता है? ये सिग्नल देता है किडनीज को कि वो जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन रोक दें।
बॉडी में कमी हो रही है किसी चीज़ की, मान लो बॉडी में पानी की कमी हो रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, आप पानी नहीं पी रहे, तो ज़्यादा अगर बॉडी से आपके स्वेट निकल जाए, ज़्यादा पानी निकल जाए, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना ये वैसोप्रेसिन है, ये वैसोप्रेसिन क्या करेगा, आएगा किडनीज को बोलेगा कि भैया तुम एक काम करो, जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन कम करो, आउटपुट कम निकालो यूरिन का। ठीक है, बॉडी में पानी को रोको, क्योंकि सारा पानी निकलता जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली जब आपकी बॉडी किसी ऐसी स्टेज में है जहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है या जहाँ पानी की कमी हो रही है, तो उस केस में ये एंटी डायरेटिक हार्मोन निकलता है, ताकि आपका बॉडी में से पानी जो है बाहर कम जाए। आपका मोस्टली किडनी पे एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, यूरिन का प्रोडक्शन रोकेगा, यूरिन के प्रोडक्शन को कम करेगा। चलो अब एक बात आती है, हम कुछ इसके प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एडल्ट्स में, ठीक है, स्पेशली अगर मिडिल एज में जाके बहुत ज़्यादा एक्सेस सीक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, एक्सेस सीक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो अगर एक्सेस सीक्रेशन हो जाए तो मोस्टली ये मिडिल एज में होता है, मतलब जैसे 40, 45, 50 अगर आप क्रॉस कर गए हो, तो अगर उस एज में जाके आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा, आपका चेहरा खराब हो जाएगा। चेहरे में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है चेहरा, आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं एक्रोमेगली, एक्रोमेगली। तो चेहरा आप देखोगे बहुत अजीब सा हो गया, इसका डिसफिगरमेंट हो गई है, चेहरा अजीब अजीब सा हो गया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, तो इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और इससे अगर हम ध्यान ना दें तो इससे डेथ भी हो सकती है इंसान की। ठीक है, तो ज़्यादातर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो नहीं पाता और बहुत अनडिटेक्टेड जाता है बहुत लंबे टाइम तक जाके। उसके बाद फिर आता है एक एबनॉर्मेलिटी, जैसे मैंने बोला था एडीएच, अभी मैंने आपको बताया था पीछे एडीएच के बारे में, वैसोप्रेसिन। तो मान लो आपकी बॉडी में अगर वैसोप्रेसिन कम हो जाए, ठीक है, आपकी बॉडी में क्या हो जाए, वैसोप्रेसिन क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन कम हो जाएगा, तो वैसोप्रेसिन का क्या काम था, एडीएच का, इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, अभी पीछे बताया मैंने आपको, एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये, क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो इसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। निकला कहाँ से, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है, ठीक है ना, कहाँ से निकला है देख लो, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला है एडीएच, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका क्या काम होता है, बॉडी में यूरिन के प्रोडक्शन को कम करना, यूरिन के प्रोडक्शन को कम करता है बॉडी में। अब मान लो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसका प्रोडक्शन रुक गया, एडीएच का प्रोडक्शन ऑफ एडीएच आपकी बॉडी में बंद हो गया, या बहुत कम हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो यूरिन का जो, इसने ये क्या करता है, यूरिन को रोकता था, अब यूरिन रुकेगा नहीं, अब यूरिन आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। नॉर्मल एक इंसान एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर के आसपास यूरिन निकलता है, एक आदमी का, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करने के कि बाहर टेम्परेचर कैसा है और आप पानी कितना पी रहे हो। ठीक है, तो एक एवरेज 2-2.5 लीटर के आसपास रहता है एक दिन में एक इंसान का। लेकिन जिन बंदों में एडीएच का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ये होता ही नहीं है ये वाला हार्मोन, तो उनका क्या होगा, मैंने बोला ना, यूरिन बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एडीएच है ही नहीं, एडीएच का काम था यूरिन को रोकना, तो अब एडीएच तो है ही नहीं, तो क्या होगा, यूरिन बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, यूरिन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा, तो 10 टाइम्स भी हो जाता है, एक दिन में 15-15 लीटर, 20-20 लीटर यूरिन करते हैं जाके, बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूरिन आने लगता है उनको। ठीक है, तो देखो ये जैसे दिखाया हुआ है, नॉर्मल केस में क्या है, एडीएच जा रहा है तो यूरिन का प्रोडक्शन क्या है, कंट्रोल करा हुआ है, तो यूरिन इतना निकल रहा है नॉर्मल केस में। पर जिस केस में एडीएच है नहीं, एडीएच यहाँ से निकल रहा है ना आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो किसी के केस में जब एडीएच है नहीं, तो उस केस में क्या हुआ, यूरिन निकलता ही जाएगा, देखो काफ़ी ज़्यादा यूरिन बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल इंसान के 10 टाइम्स बनाते हैं, मतलब एक तरीके से 20 लीटर तक बन सकता है, 15 से 20 लीटर तक बना सकते हैं ये। तो अगर आप इतना ज़्यादा यूरिन करोगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा यूरिन करोगे तो अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा यूरिन निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका सोडियम भी निकलेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, तो डेथ भी हो जाती है। तो इस कंडीशन को, जिसमें आपका एडीएच नहीं बन रहा है, इसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोला जाता है, डायबिटीज, इसे आप भूल जाओ, आप बस इतना ध्यान रखो, इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में एंटी डायरेटिक हार्मोन आपकी बॉडी नहीं बना पाती या बहुत ही कम बना पाती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है एडीएच के बनने में। ठीक है, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस।
तो गाइज ये था आज का वीडियो यार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर करें। इसी तरह से मैं क्लास 11th बायो का चैप्टर आगे आपका कंटिन्यू करूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।